Hello friends, hi, this is Apurva and I welcome you to my YouTube channel CivilsTube. I hope you all are doing good. तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम हमारी MPG के सीरीज़ को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मालवा सल्तनत के बारे में देखा था, होशंग शाह के बारे में देखा था, किस तरीके से दिलावर खान गौरी ने एक सोवरिन स्टेट डिक्लेयर कर दिया था मालवा सल्तनत को, वो सारी चीज़ों को कवर किया था। होशंग शाह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनसे रिलेटेड 5 मार्कर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ होशंग शाह या आर्ट आर्किटेक्चर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो हमने उनको एज अ पर्सनैलिटी भी कवर किया था। अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम होशंग शाह के बाद की जो हिस्ट्री है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और जो हमारी इंडिपेंडेंस तक की हिस्ट्री है मालवा रीजन की वो पूरी हिस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। अब हम देखते हैं कि होशंग शाह का जो रूल था वो 1435 तक का था। 1435 में होशंग शाह की डेथ हो जाती है और उसके बाद में उनके बेटे का रूल स्टार्ट होता है मोहम्मद का। और जो मोहम्मद जो किंग रहते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग किंग नहीं रहते, वीक रहते हैं, ज़्यादा लंबा रूल नहीं चलता उनका, 1 ईयर तक के लिए भी उनका रूल नहीं रहता। उसके पहले ही उनको असैसिनेट कर देते हैं महमूद शाह खिलजी। ठीक है, महमूद शाह खिलजी इनको असैसिनेट कर देते हैं और अपने आप को मालवा सल्तनत का नया रूलर डिक्लेयर कर देते हैं। महमूद शाह खिलजी भी बहुत इंपॉर्टेंट किंग है, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, MCQ भी बन सकता है और जो हमारा मेंस है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है 5 मार्कर में भी, 11 मार्कर में भी और 3 मार्कर में भी। तो इनके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, प्रीवियस रूलर थे जो होशंग शाह 1435 तक थे, उसके बाद में उनके बेटे आए मोहम्मद को असैसिनेट करके महमूद शाह खिलजी का रूल स्टार्ट हुआ और खिलजी डायनेस्टी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई। इन्होंने काफ़ी सारे अनसक्सेसफुल कैंपेन करे दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट। जब हम ये जो महमूद शाह खिलजी हैं इनका जब टाइम पीरियड रहता है उस समय दिल्ली सल्तनत में सैयद डायनेस्टी का रूल रहता है और जो सैयद डायनेस्टी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी नहीं होती है। तो महमूद शाह खिलजी को लगता है कि मैं इनको डिफीट कर सकता हूँ और दिल्ली का रीजन भी कैप्चर कर सकता हूँ, इसलिए काफ़ी सारे कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करते हैं दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है, महमूद शाह खिलजी के टाइम पे ही मालवा ग्रेटेस्ट हाइट पे पहुंच गया था, अपने क्लाइमेक्स पे था, समझिए आप। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने गुजरात, दिल्ली, मेवाड़, बहामनी इनके अगेंस्ट भी कैंपेन्स चलाए, काफ़ी सारी बैटल्स लड़ी इनके अगेंस्ट। जो महमूद शाह खिलजी थे ये ग्रेट पैटर्न थे लर्निंग के और एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। ये फैक्ट इनसे रिलेटेड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो अशरफी महल है मांडू में वो इन्हीं ने बनवाया था। ठीक है, ये एक मदरसा था बेसिकली। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये बेसिकली अशरफी महल है और ये किसने बनवाया था, तो ये महमूद शाह खिलजी ने बनवाया था। देखिए, इस बार जो 2019 का जो एग्ज़ाम था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि जहाज महल किसने बनवाया था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जितने भी मध्य प्रदेश में इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं आपको पता हो कि वो किस पर्पस से बना या किसने उसे कंस्ट्रक्ट करवाया, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं। और MPPSC का जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली मध्य प्रदेश को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, स्पेशली मध्य प्रदेश की हिस्ट्री को। तो हमें मध्य प्रदेश की हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो भी हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अशरफी महल किसने बनवाया था, तो महमूद शाह खिलजी ने बनवाया था। ये एक मदरसा था। इसके अलावा ये आर्ट और आर्किटेक्चर में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे और इन सब चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। इन्होंने जो होशंग शाह के टाइम जामा मस्जिद बनना स्टार्ट हुई थी उसका कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करवाया था। इसके अलावा इनने होशंग शाह का टॉम भी बनवाया था। ये फिगर देख रहे हैं आप, ये वाइट कलर का फिगर, ये बेसिकली होशंग शाह का टॉम है जो कि महमूद शाह खिलजी ने बनवाया था। ये इंडिया की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जो मार्बल से बनी हुई थी, इसलिए ये होशंग शाह टॉम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छे से याद रखिएगा, ये इंडिया की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जो मार्बल से बनी थी। इसके अलावा हम देखते हैं
कि इन्होंने विक्ट्री टॉवर भी बनवाया था। ये जो विक्ट्री टॉवर था ये इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था इसलिए क्योंकि इन्होंने जो मेवाड़ के रूलर थे राणा कुंभा उनको डिफीट कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राणा कुंभा को कौन से रूलर ऑफ मालवा सल्तनत ने डिफीट किया था, तो उसका आंसर होगा महमूद शाह खिलजी। ओके ये जो टॉवर था ये बेसिकली 7 स्टोरी बिल्डिंग था, बट ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और सिर्फ अब इसकी एक ही स्टोरी बाकी है। इसके अलावा इन्होंने एक हॉस्पिटल भी बनवाया था मांडू में, और यही इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि जो महमूद शाह खिलजी हैं उनकी डेथ के बाद में कुछ और रूलर आए खिलजी डायनेस्टी के, जैसे गियात उद्दीन खिलजी, फिर नसीरुद्दीन खिलजी, फिर महमूद शाह। ठीक है, गियात उद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी साल 2019 का जो प्री का पेपर था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन था कि जहाज महल का कंस्ट्रक्शन किसने करवाया था। ठीक है, ऑल्दो ये क्वेश्चन बाद में डिलीट हो गया था, बट इसका जो आंसर था वो था गियातुद्दीन। तो इसलिए आपको सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स उनको किसने कंस्ट्रक्ट करवाया ये याद होना ज़रूरी है, और उससे रिलेटेड कोई और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है तो वो भी पता होना ज़रूरी है। देखिए अब हम देखते हैं कि महमूद शाह 2 का रूल स्टार्ट हुआ था 1510 से लेकर 1531 तक। इस समय जो दिल्ली सल्तनत थी वहाँ पे लोधी डायनेस्टी का रूल था। लोधी डायनेस्टी इतनी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी नहीं थी, और इसी समय पे जो राजपूत किंग्स थे वो वापस इमर्ज होकर आने लगे जयपुर वाले रीजन में। जो चित्तौड़ वाला रीजन था वहाँ पे राजपूत किंग्स वापस स्ट्रॉन्ग होने लगे, और उसी के चलते ये जो राजपूत किंग्स थे ये अपना रूल वापस इस्टेब्लिश करना चाहते थे, मुस्लिम रूलर्स को इंडिया से हटाना चाहते थे, और इन्होंने मालवा कैंपेन स्टार्ट किया। ठीक है, मालवा सल्तनत को कॉन्कर्ट करने के लिए। इसी को देखते हुए महमूद शाह 2 ने हेल्प ली गुजरात सल्तनत की। गुजरात सल्तनत में उस समय मुजफ्फर शाह 2 का रूल था। ठीक है, तो मुजफ्फर शाह 2 की हेल्प किसने ली? महमूद शाह 2 ने। किसके अगेंस्ट ली? जो राजपूत रूलर्स थे उनके अगेंस्ट ली। मेदिनी राय ने एक्सपेडिशन स्टार्ट करा मालवा वाले रीजन में। ठीक है, इसके अगेंस्ट ली। मेदिनी राय को जो राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा के नाम से फेमस है मेवाड़ के, उन्होंने हेल्प प्रोवाइड करी। फाइनली मेदिनी राय जीत गए। ठीक है, महमूद शाह को डिफीट करके। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के जो गुजरात सल्तनत थी उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया मालवा वाले रीजन में, और इस टाइम पीरियड से जो मालवा था वो गुजरात सल्तनत का ही पार्ट बन गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो महमूद शाह 2 थे या कौन से ऐसे किंग थे जिनके टाइम पे मालवा गुजरात सल्तनत का पार्ट बना था, तो उसका आंसर आएगा महमूद शाह 2। ठीक है, अब इसके बाद में गुजरात सल्तनत में पहले हमने देखा कि मुजफ्फर शाह 2 का रूल था, उसके बाद में वहाँ पे आए बहादुर शाह। अब ये जो 1531 से 37 का जो टाइम पीरियड है, इस समय पे बहादुर शाह का रूल चल रहा था मालवा वाले रीजन में। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, जो हुमायूं थे उन्होंने थोड़े पर्टिकुलर 35 से 36 का जो टाइम पीरियड था उसके बीच में मालवा रीजन को कैप्चर किया, बट वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए मालवा को कैप्चर किया था हुमायूं ने। बट 1537 में कादिर शाह जो कि फॉर्मर ऑफिसर थे खिलजी रूलर के, जो महमूद शाह 2 थे उनके ऑफिसर थे, इन्होंने मालवा किंगडम पे अपना रूल वापस इस्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, किसने किया था? कादिर शाह ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 1540 के आसपास सूरी डायनेस्टी का रूल इस्टेब्लिश हो जाता है दिल्ली सल्तनत में, और शेर शाह सूरी बहुत स्ट्रॉन्ग किंग रहते हैं और मालवा वाले रीजन को भी ये कैप्चर कर लेते हैं। और जब ये मालवा वाले रीजन को कैप्चर कर लेते हैं तो यहाँ पे एक गवर्नर अपॉइंट करते हैं जिनका नाम रहता है सुजत खान। ठीक है, सुजत खान कौन रहते हैं? गवर्नर रहते हैं मालवा रीजन के, जिनको अपॉइंट करते हैं शेर शाह सूरी। अब ये सुजत खान जो थे इन्हीं के बेटे थे बाज बहादुर। अभी तक जितने भी किंग हैं आपने किसी का नाम सुना हो ना सुना हो, बट बाज बहादुर ऐसे किंग हैं मांडू के जिनका नाम हर किसी ने सुना होता है। ठीक है, और इन्हीं के बेटे ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था इन 1555।
1555 में बाज बहादुर ने वापस से मालवा वाले रीजन को सोवरेन स्टेट डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे इनका रूल इस्टेब्लिश हो गया। और इन्हीं के टाइम पे 1555 में यदि हम दिल्ली सल्तनत देखें तो वहाँ पे मुग़ल रूल वापस से इस्टेब्लिश हो चुका था और हुमायूं का रूल इस्टेब्लिश हो गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बाज बहादुर का टाइम पीरियड बहुत लंबा तो नहीं है, 1555 से लेकर 1562 तक का रूल रहा है इनका। ये लास्ट सुल्तान थे मालवा सल्तनत के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनसे रिलेटेड। जो लास्ट सुल्तान थे मालवा सल्तनत के वो बाज बहादुर ही थे। इनके समय में मालवा वाला जो रीजन था या मांडू वाला जो रीजन था वो वापस से फ्लरिश्ड हुआ था। ये अपनी जो रोमांटिक स्टोरीज़ है रानी रूपमती के साथ उसके लिए बहुत फेमस है। रानी रूपमती महल बाज बहादुर ने बनवाया है। ये सारी चीज़ें हम कई बार सुनते हैं। यदि आप मांडू गए हैं तो आपने सुना होगा, इनकी काफ़ी सारी रोमांटिक स्टोरीज़ वहाँ पे फेमस है। ये जो बाज बहादुर जो किंग थे ये ग्रेट म्यूजिशियन थे और लिरिसिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने रानी रूपमती पैलेस बनवाया था, ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ये मॉन्यूमेंट किसने बनवाया था? तो बाज बहादुर ने बनवाया था। अब हम देखते हैं कि 1561 में जब अकबर का रूल स्टार्ट हो जाता है तो अकबर अपनी एक आर्मी भेजता है मालवा को कॉन्कर करने के लिए। उसको लीड करते हैं आदम खान और पीर मोहम्मद। ठीक है, और ये जो बैटल होती है 1561 में, ये इसे हम बैटल ऑफ सारंगपुर के नाम से भी जानते हैं। और इस बैटल के अंदर बाज बहादुर डिफीट हो जाते हैं। बाज बहादुर के डिफीट होते ही रानी रूपमती को जैसे ही पता चलता है कि बाज बहादुर डिफीट हो चुके हैं तो वो जहर खा लेती हैं, पॉइजन हरसेल्फ, ताकि उनका कोई मिसयूज़ ना कर सके या उनको कोई फ़ायदा ना उठा पाए। और इसी समय जो बाज बहादुर रहते हैं वो खानदेश चले जाते हैं मुग़ल से बचने के लिए। बाद में वापस से पीर मोहम्मद अटैक करते हैं खानदेश में। खानदेश वाला रीजन कौन सा रीजन होता है? जो निमाड़ में जो बुरहानपुर वाला जो रीजन है उसे हम खानदेश बोलते हैं। वहाँ पे पीर मोहम्मद अटैक करते हैं, बट इस अटैक के दौरान 3 लोग कोalition बना लेते हैं। वो 3 लोग कौन होते हैं? मीरन मुबारक शाह-टू। मीरन मुबारक शाह-टू का रूल होता है खानदेश में, वो बाज बहादुर, इसके अलावा तुफलक खान बैरार के किंग रहते हैं। ये तीनों अपना एक कोalition बना लेते हैं पीर मोहम्मद के अगेंस्ट और पीर मोहम्मद को डिफीट कर देते हैं। ठीक है, और इसी के बाद में वापस से कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, कुछ मंथ्स के लिए बाज बहादुर का रूल वापस स्टार्ट हो जाता है। मालवा वाले रीजन में ये वापस मांडू आ जाते हैं, बट फाइनली 1562 में अब्दुल खान के अंडर जो कैंपेन होता है अकबर की आर्मी का, वो बाज बहादुर को डिफीट कर देते हैं। और इसके बाद में जो बाज बहादुर होते हैं वो मनसबदार बन जाते हैं मुगल्स के। तो ये ख़त्म होती है यहाँ तक की मालवा सल्तनत की हिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ से जो मालवा था वो वापस से किसका पार्ट बन जाता है? तो मालवा मुगल्स के अंडर आ जाता है। मुगल्स के अंडर आने के बाद में मालवा की एज सच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रही। बस ये बात याद रखिएगा कि 1617 में जो मुग़ल एम्परर जहांगीर थे उन्होंने मांडू वाला रीजन विज़िट किया था और वो मांडू में ऑलमोस्ट 7 मंथ के लिए रहे थे। हम देखते हैं कि बाद में जो इम्पॉर्टेंट किंग्स आते हैं मालवा मुगल्स में, जो इम्पॉर्टेंट किंग्स होते हैं, औरंगज़ेब देखें या शाहजहाँ देखें, तो उस समय जो खानदेश वाला रीजन था वो इमर्ज होकर आ गया था एज अ पावरफुल रीजन, और जो मालवा वाला रीजन था इसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी 1707 में। इसके बाद में जो मुगल्स थे वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए और मांडू की जो इम्पोर्टेंस थी वो बहुत कम हो गई। मांडू के बारे में हमको कम ही सुनने मिलता था। और आगे चल के हम ये देखते हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट लोग थे जो मांडू में रहते थे वो लोग सब शिफ्ट हो गए थे उज्जैन, इंदौर, देवास वाले रीजन में। मांडू की इम्पोर्टेंस पहले इस तौर पे थी कि मांडू एक ट्रेड रूट पे लोकेटेड था, साउथ और नॉर्थ को जो कनेक्ट करता था, बट बाद में ये जो इम्पोर्टेंस थी वो खानदेश को मिल गई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे मराठा पोजीशन के बारे में। मराठा पोजीशन में हम देखते हैं कि जो शाहजहाँ का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, जहांगीर 7 मंथ तक मांडू में रहे थे, उसके बाद में तब शाहजहाँ आए, शाहजहाँ का रूल स्टार्ट हुआ तो इनका मैक्सिमम जो अटेंशन था वो बुरहानपुर पे चला गया।
ठीक है। ब्रहानपुर इम्पॉर्टेंट मुगल आउटपोस्ट बन गया उस समय पे। तो मांडू की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, डिक्लाइन हो गई। और बाद में 1732 के बाद में जो मराठास थे उन्होंने काफ़ी सारे इंकर्जन्स करे, काफ़ी बार अटैक करा मालवा को कैप्चर करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए, ठीक है। और 1734 में इनको इस चीज़ में सक्सेस भी मिल गई और पेशवा बाजीराव को अपॉइंट किया गया एज अ गवर्नर ऑफ मालवा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1562 में ये मुगल्स के अंडर आया। 1562 यहाँ से लेकर 1734 ऑलमोस्ट 150 ईयर्स के अराउंड ये मुगल टेरिटरी रहा, मुगल्स के कंट्रोल में रहा मालवा वाला रीजन। और 1734 के बाद में मराठास का रूल यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, पेशवा बाजीराव यहाँ के गवर्नर बन गए, ठीक है। और हम यहीं पे देखेंगे कि मांडू की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म होने के साथ साथ वो इम्पोर्टेंस किसने ले ली, देवास उज्जैन वाला जो रीजन है वो वापस से इम्पोर्टेंट प्लेस इमर्ज होकर आ गया। अब हम देखते हैं कि मराठा के 3 मराठा सरदार एमपी वाले रीजन में या मालवा वाले रीजन में इमर्ज होकर आए। कौन कौन से थे? सिंधियास का रूल इस्टेब्लिश हो गया ग्वालियर में, होलकर्स का रूल इस्टेब्लिश हो गया इंदौर वाले रीजन में, पवार्स का रूल इस्टेब्लिश हो गया धार और देवास वाले रीजन में, ठीक है। ये तीनों याद रखिए, इनका रूल कौन से रीजन में था वो याद रखिए। सिंधियास और होलकर्स तो यूजुअली सबको पता होता है, इम्पॉर्टेंट है। पवार्स जो थे वो मराठा सरदार थे और इनका रूल इस्टेब्लिश हुआ था देवास और धार वाले रीजन में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो मेजर पार्ट ऑफ मालवा था वो बेसिकली होलकर्स के अंडर ही आता था, ठीक है। और जो अहिल्या बाई जो थी, इन्होंने जो मॉडर्न डे इंदौर है उसको इस्टेब्लिश किया था एज अ नेम ऑफ इंद्रपुर, ठीक है। किस नाम से इस्टेब्लिश किया था? इंद्रपुर के नाम से इस्टेब्लिश किया था 1770 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है कि मॉडर्न डे इंदौर की इस्टेब्लिशमेंट किसने करी है या कब इस्टेब्लिश हुआ। तो अहिल्या बाई ने इस्टेब्लिश किया था, इंद्रपुर के नाम से किया था 1770 में। अब हम देखते हैं कि जो ये वाला जो रीजन था यहाँ पे मराठास का रूल था 1818 तक। कब से? 1734 से 1818 तक जो मराठास थे उनका रूल इस्टेब्लिश हो गया था मालवा वाले रीजन में। बट 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई और इस वॉर में मराठास डिफीट हो गए। यहाँ पे कौन सी बैटल हुई थी? बैटल ऑफ महिदपुर, ठीक है। आगे हमने पढ़ा बैटल ऑफ सारंगपुर, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बैटल ऑफ महिदपुर। इस बैटल में फाइनली मराठास डिफीट हो गए और मराठास ने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया महेश्वर से इंदौर। इसके पहले होलकर्स की कैपिटल क्या थी? महेश्वर थी। अहिल्याबाई ने महेश्वर को अपनी कैपिटल बनाया था, बट बाद में ये कैपिटल शिफ्ट हो गई इंदौर। कब हुई थी? 1818 में। क्योंकि अब होलकर्स डिफीट हो गए थे तो ये होलकर्स के पास में इंदौर स्टेट था, यह एज अ प्रिंसली स्टेट था और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आता था, ठीक है। इंदौर में हेडक्वार्टर हुआ करता था ब्रिटिश सेंट्रल एजेंसी का। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, हम देखते हैं कि एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे जॉन मैलकॉम, ठीक है। जॉन मैलकॉम ने देखा कि उज्जैन वाले रीजन में एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने जो इंदौर था, इंदौर को अल्टरनेटिव सिटी बनाने की कोशिश करी उज्जैन की, और वो इस चीज़ में सक्सेसफुल भी हो गए। पहले हम देखते हैं कि तब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री चल रहा होता है या मेडाइवल चल रहा होता है, तो हम हमेशा सुनते हैं या तो महेशमती जो कि महेश्वर है मॉडर्न डे, उज्जैन, धार, ये वाला जो रीजन था ये एज अ कैपिटल्स थी। बट अचानक से 1818 के बाद में जो इंदौर वाला रीजन था वो एक फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में इमर्ज होकर आने लगी, और उसका जो क्रेडिट है वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉन मैलकॉम को जाता है, जिन्होंने इंदौर को प्रमोट किया ताकि उज्जैन की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो सके। क्यों ख़त्म हो सके? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रिटिश एलिमेंट, एंटी ब्रिटिश एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम देखेंगे पहले बुंदेलखंड रीजन, वहाँ पे किस तरीके की पॉलिटिक्स चली 1300 से लेकर 1947 तक। उसके बाद में बघेलखंड ग्रेट रीजन जो होता है, ग्वालियर वाला रीजन, वो देखेंगे, निमाड़ वाला रीजन देखेंगे। तो इस तरीके से अब हम इंडिपेंडेंटली
सारे जो स्टेट्स थे, बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ रीजन, मालवा रीजन हमारा पूरा कवर होता है। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।